हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और मुझे पता है कि आज द हिंदू में बहुत लेट हो गया है, बट कोई नहीं, कल से कोई भी लेट नहीं होना है आपके एडिटोरियल में, और किसी भी वीडियो के पोस्ट होने में कोई भी लेट नहीं होगा। आज थोड़ा सा शेड्यूल ही पूरा उथल पुथल हो गया, तो अब से आपके किसी भी शेड्यूल में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये मैं आपको अश्योर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम 23 नवंबर 2020 का द हिंदू एडिटोरियल डिस्कस करना। तो जो इसमें बेसिकली पहला आर्टिकल है वो बात करता है पीसफुल पॉसिबिलिटीज़ के बारे में, और वो किसकी पीसफुल पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात कर रहा है ये हम एडिटोरियल में जानेंगे। और इस मतलब आर्टिकल को आप रिलेट कर सकते हैं GS2 से। तो अभी होने क्या वाला है, JNK में, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में, जब से उसका स्पेशल स्टेटस हटाया गया है, पहली बार जो है वहाँ पे पंचायती राज इलेक्शन जो है वो होने वाले हैं, तो उसी के बारे में बात करा गया है। तो पंचायती राज इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये पंचायती राज जो होता है वो होता क्या है। ये बेसिकली आपका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा ऐड किया गया था। और इसको ऐड करने के लिए हमें एक नया पार्ट जो कि पार्ट 9 है उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, और ये एंटाइटल किया गया है एज द पंचायत। और जो है इसमें कंसिस्ट करेंगे वो प्रोविजंस जो कि पूरे के पूरे 16 आर्टिकल को कंसिस्ट करते हैं। और ये 16 के 16 आर्टिकल कौन से हैं? जो आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक जाते हैं। ये लास्ट में ओ है, ज़ीरो नहीं है, तो ओ लिखिएगा। और इस सबको मतलब पंचायत को एक्टिवेट करने के लिए हमें जो है एक नया शेड्यूल भी ऐड करना पड़ा है, जो कि है शेड्यूल 11। मतलब हमें पार्ट 9 ऐड किया गया है, लेकिन शेड्यूल कौन सा है? वो शेड्यूल 11 है। अब जो JNK का इलेक्शन है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर का जो इलेक्शन हो रहा है, ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी है कि जो भी वहाँ पे पॉलिटिकल चीज़ें होती आ रही हैं या फिर अब जो होंगी, उनको हम एक नए तरीके से नए वे में लेके आ सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली वहाँ के लोगों के लिए और वहाँ के पूरे पॉलिटिकल चीज़ों के लिए। पहली बार ऐसा होगा कि जब से हमारे यहाँ पे 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 लाया गया है, उसके बाद से लेके अब तक ये पहली बार होगा कि पूरे के पूरे भारत में ये जो है इसको अप्लाई किया जा रहा है। जब ये क्या बोलते हैं, अगस्त 2019 में जब अभी ये स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया जम्मू एंड कश्मीर का, तब इसको 2 UTs में बांट दिया गया। पंचायती राज इलेक्शन अभी हो रहे हैं, जो कि भी करीब 8 फेज़ में होंगे, और कब से स्टार्ट होंगे? 28 नवंबर से। आज है 23 नवंबर, मतलब 5 दिनों बाद जो है ये इलेक्शन स्टार्ट होंगे। ठीक है, जैसा पहली बार हो रहा तो बता ही दिया मैंने, ऐसा पहली बार हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्या है अभी अक्टूबर में क्या हुआ था, जो भी हमारा यूनियन टेरेटरीज़ का एडमिनिस्ट्रेटिव था वो अमेंड करता है पंचायती राज एक्ट को, जो प्रोवाइड क्या करता है, अभी अक्टूबर में हो चुका था, तो ये प्रोवाइड करता है क्या? पहली चीज़ तो ये अलाउ करता है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होनी चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और साथ ही साथ इस्टेब्लिश करनी चाहिए 3 टियर PR स्ट्रक्चर करना चाहिए। पंचायती राज स्ट्रक्चर मतलब इलेक्शन होना चाहिए 280 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स मेंबर्स में, और बाई इलेक्शन होने चाहिए करीब, जो कि वहाँ पे 12,000 पंचायत सीट्स हैं उनके लिए। ठीक है जी। और इसके साथ साथ एक और प्रोविज़न किया गया था, क्या? करीब 230 अर्बन बॉडीज़ जो है सीट्स हैं उनको भी लाया जाएगा आगे फ्यूचर में। ये सब बातें हुई थी जब हमारा भी अक्टूबर का सेशन हुआ था तब। ये वहीं पे जो पीसफुल और पार्टिसिपेटरी इलेक्शन है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब इसकी तो हम चाहते हैं चीज़ हो जाए वहाँ पे, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें होनी हैं जिनके बारे में हमें आगे जानना है। अगर हम यही बात करें कि जो भी हमारा इंडियन डेमोक्रेसी है, अब तक आपको पता है हमारे इंडियन जो डेमोक्रेसी है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज है, काफ़ी ज़्यादा मतलब वाइड है। अब कहा गया है कि पीसफुल इलेक्शंस हों, वहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी हों, वो सब तो बात सही है, लेकिन अभी आपको पता है पाकिस्तान हमारा भाई जो है, भाई तो हमको समझता ही नहीं है। तो अभी वो क्या कर रहा है, उस रीजन में अटैक जो करने की, मतलब टेररिज्म फैलाने की कोशिश है उसकी चलती ही जा रही हैं। और ये भी बात है कि जब जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस होंगे तो हमें बस बाकी सब चीज़ों को ध्यान रखने के साथ साथ ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि इलेक्शन में आपके कुछ एंटी नेशनल या फिर सेपरेटिस्ट हैं वो भी इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं और वो भी इलेक्ट आ सकते हैं, जो कि जाहिर सी बात है उस रीज़न के लिए या फिर किसी भी रीज़न के लिए ये सही नहीं होगा। अब इन सब के चलते जो वहाँ के लोग हैं, जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं, उनके पास क्या क्या चॉइसेस हैं इन इलेक्शन के टाइम पे। पहली बात तो ये, जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं JNK के प्रोग्रेसिव स्टेप्स के लिए, उनको देखना चाहिए वहाँ के लोगों के लिए। और जो भी रिस्पेक्टफुल और कमोडेटिव एसोसिएशन है उन इंडिया के साथ, मतलब बाकी इंडिया के साथ, उसमें भी इन लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। और कहता है क्या ये आर्टिकल कहता है कि
जो भी हमारे नेशनल इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करता है और उस रीजन की आइडेंटिटी को ऑनर करता है, ऐसे किसी लीडर को वो उस रीजन में, मतलब जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में लेके आए। और साथ ही साथ एक ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि जो ये कोलिशन चलता आ रहा है कि जो रीजनल पार्टीज़ होती हैं कोलिशन कर लेती हैं, पहले तो आपस में अगेंस्ट में होती हैं, लड़ाई झगड़ा करती हैं, लेकिन पता नहीं को एकदम से क्या प्यार जग जाता है इनके बीच में कि ये कोलिशन कर लेती हैं। और ये सच मानिए बहुत ज़्यादा घातक होता है किसी भी चीज़ के लिए। रीजनल कोलिशन हो जाता है जब, तो ऐसा एक आया था, एक गुपकर डिक्लेरेशन है जो एक तरह से चाहता क्या था कि रिस्टोरेशन हो, जो भी जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशल स्टेटस था उसका रिस्टोरेशन हो जाए, और साथ ही साथ जो भी इसका एक स्टेटहुड है जो सेंट्रल की पॉलिटिक्स में आता है उसको भी चाहते थे लेना, इसको रिस्टोर करना चाहते थे ओवरऑल। अब देख लेते हैं, हम यहाँ पे गुपकर डिक्लेरेशन की बात आई है तो इसको भी जान लेते हैं ये क्या है। ये जो है बेसिकली 2 फेजेज़ में आया था, जिसका पहला फ़ेज़ है वो अगस्त 2019 में आया था। ये जो है इसमें एक एब्रोगेट जो साइन किया गया था जब हमारा ये आर्टिकल 370 जो है जब हो रहा था, इसको ख़त्म करने की बात चल रही थी, तभी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैसिव मतलब जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस उनको लगा दिया गया कि ये सब चीज़ें ना आ पाए, ना हो पाए, जो स्पेशल स्टेटस है जम्मू एंड कश्मीर का उसको ना हटाया जाए। और फिर वहाँ पे के साथ साथ ये भी कर दिया कि जो भी टूरिस्ट एक्टिविटीज़ चल रही थी उस टाइम वहाँ के रीजन में, उन टूरिस्ट को भी उन्होंने यहाँ से हटा दिया था। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें खड़ी हो गई थी, तब जाके ये गुपकर डिक्लेरेशन का फ़ेज़ 1 जो था चल रहा था। अब आगे बात करते हैं इन सब चीज़ों में, जो यहाँ पे जो 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने अभी एक जॉइंट स्टेटमेंट भी निकाला था इसके रिगार्डिंग, ये किन किन चीज़ों का रेस्टोरेशन चाहते थे। ये चाहते थे कि जो भी आर्टिकल 370 है और जो 35A है इसको रिस्टोर किया जा सके, और जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी रिस्टोर किया जा सके। रेस्टोरेशन चाहते थे कि स्टेट्स का, आई मीन इस स्टेट का। और ये साथ ये भी कहते थे कि हम गांधी की स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, हमें खून खराबा नहीं चाहिए, हम हिंसा नहीं अहिंसा के माध्यम से ये सब चीज़ें जो हैं चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके लिए गवर्नमेंट को किन किन चीज़ों के लिए इनकरेज करना चाहिए। पहला तो है वाइडेस्ट वोटर पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्लियरेस्ट रूट होना चाहिए जिससे कि इलेक्शंस को है अच्छे से कंडक्ट किए जा सकें। अनरेस्ट्रेन कैंपेन होनी चाहिए, एक्सप्रेस होने चाहिए सारे के सारे जो भी पब्लिक ओपिनियन है उनको एक होल रेंज में, मतलब बहुत ही अच्छे से समझाना चाहिए लोगों को। ये सब चीज़ें जो हैं, मतलब ये शब्द जो हैं खाली मतलब कहने में तो इतने इजी लगते हैं, बट क्या एक्सेप्टेबल होंगे, क्या डिज़ायरेबल होंगे, लेकिन जो इनकी मीनिंग होगी, जो भी इन सब चीज़ों की होगी, वो समझ में आएगा कि हमारे कंट्री में या फिर किसी भी कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन जो हैं वो कितने अच्छे कितने सही चीज़ें होती हैं जिनसे कि उस रीजन में या फिर उस स्टेट में पीस को लाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, तो ये आर्टिकल ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट आर्टिकल है प्रेशर एंड पनिशमेंट का। तो बेसिकली ये जो मेजर पोर्शन इस आर्टिकल का वो पाकिस्तान को कवर करता है। देखिए अभी हो क्या रहा, आप सबको पता है जो पाकिस्तान है उसको FATF ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, और ऐसा कहा गया था कि इसको हम दोबारा से चेक करेंगे, अगर पाकिस्तान जो जिन पॉइंट्स को बताया गया उन पे काम करता है तो इसको हम हटा दें ग्रे लिस्ट से, वरना इसको ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। जो आपका आपका नहीं, मतलब हम में से किसी का नहीं है, हाफिज़ सईद है जिसको UN ने एक टेररिस्ट डेजिग्नेट कर दिया था तब, और इसको डेजिग्नेट क्यों किया गया था, चूँकि इंडिया और US जो हैं दोनों ही ब्लेम करते हैं हाफिज़ सईद को कि जो 2008 में मुंबई का टेरर अटैक हुआ था उसमें ये पूरी तरह से भागीदार है। लेकिन पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने इस तरह की किसी बात को मानने से इनकार कर दिया और किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया था उसके अगेंस्ट में, ना फिर किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क के अगेंस्ट में। लेकिन अभी जब ये इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है तो ये इस पर कहीं ना कहीं से बहुत अच्छी तरीके से मेजर्स ले रहे हैं, पनिशमेंट की बात चल रही है। अब जब ये मुंबई अटैक हुआ था तब भी बताया ना आपको, पाकिस्तान ने किसी तरह का एक्शन लेने से मना कर दिया था। अभी एकदम से जागेगा नहीं, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं से प्रेशर तो आ ही रहा है, पनिशमेंट की बात भी चल ही रही है। ये बात भी है कि जब US है, जब उसने डिक्लेयर किया था कि जो सईद है वो एक तरह से हेड है, और जो UN है उसने भी प्रेस्क्राइब कर दिया था कि जो भी ऐसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं पाकिस्तान में उनको आप बैन करो, उनको आप ख़त्म करो, उनके अगेंस्ट में आप एक्शन लो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। लेकिन अब फाइनली जब FATF ने पाकिस्तान को मतलब ग्रे लिस्ट में डाल दिया है तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं डर है इस बात का कि अगर वापस से वो ब्लैक लिस्ट में चला गया तो बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। जो कि ब्लैक लिस्ट में जाने का मतलब ये है कि उसको जाहिर सी बात जो छोटी मोटी हेल्प मिलती रहती है बाकी किसी डेवलप्ड नेशन से या फिर कहीं और से, वो हेल्प मिलना बंद हो जाएगी। और हम सबको पता है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, वहाँ की फाइनेंशियल कैसी चल रही कंडीशन वहाँ पे। अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में जान लेते हैं। ये एक तरह से इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1989 में बनी थी G7 कंट्रीज़ के द्वारा। अब आप मुझे बताएंगे G7 कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं।
और किस लिए बनाया गया था, जिससे क्या हो, जो भी पॉलिसीज़ ऐसी लेके आई जाएँ कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसको कॉम्बैट किया जा सके। अब आप सोचोगे ये मनी लॉन्ड्रिंग से डील करता है तो एकदम से ये टेरर अटैक के बारे में कहाँ बात कर रहा है, जिन सब चीज़ों के बारे में बात कहाँ से कर रहा है, तो इसकी भी आप सुन लीजिए। 2001 में क्या हुआ था, जब मैंडेट जो था इसका FATF का, इसका एक्सपेंड कर दिया गया था और इसमें जो टेरर फाइनेंसिंग है उसको भी इंक्लूड कर लिया गया था। तो इसलिए अब इसमें जो है FATF का भी हाथ है। जो भी इसकी प्रोग्रेस होती है उसको मॉनिटर किया जाता है। FATF की इम्प्लीमेंटिंग जो होती है वो होती है किसकी रिकमेंडेशन के थ्रू, म्यूचुअल इवोल्यूशन ऑफ मेंबर कंट्रीज़। जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी एक म्यूचुअल इवोल्यूशन होती है और उनकी जो भी रिकमेंडेशंस होते हैं उन्हीं की इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू जो भी प्रोग्रेस होती है वो मॉनिटर की जाती है। अब पाकिस्तान जो ग्रे लिस्ट में आ चुका है उसको रीचेक किया जाएगा, तब उसके बाद उसको कोई नई कैटेगरी में रखा जाएगा या फिर यही कैटेगरी में रहेगा, ये तो FATF ही बताएगा। अब फेब 2018 की अगर हम बात करें, जो पाक है उसने जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी UN की जो लिस्ट में उसमें पहले से ही मतलब शुमार हो रखा था, क्योंकि जाहिर सी बात है US ने पूरा का पूरा नेशन वाइड बैन लगा दिया था पाकिस्तान के ऊपर, काफ़ी चीज़ें कर दी गई थी। और ये सब कब हुआ था, जब FATF ग्रे लिस्ट आने वाली थी उसके पहले ही सब कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी जो है ग्रे लिस्ट ने FATF ने उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया। अब यहाँ पे डाउट ये किया जा रहा है क्या इन सब के बावजूद भी जो पाकिस्तान है वो अपनी हरकतों से बाज आएगा कि नहीं आएगा। देखिए भाई, ऐसा डाउट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसके पहले भी जो पाकिस्तान है वो एंटी इंडिया और एंटी अफ़गान टेररिस्ट नेटवर्क जो है वो कर चुका है अपने खुद के एडवांटेजेस के लिए। ये एक तरह की डुअल पॉलिसी है जिससे कि टेरर को फाइट करने के लिए एक तरफ तो आप चाहे कह रहे हो कि हाँ अपने घर से मतलब हमको अच्छी जगह रख दो, अच्छी कैटेगरी में लाके डाल दो, हम टेरर नहीं करेंगे, वहीं पे क्या कर रहे हो दूसरी तरफ आप अपनी ही ज़मीन पे टेरर को जगने दे रहे हो, बढ़ने दे रहे हो। और साथ ही साथ ये जो बहुत ही सीरियस मतलब पाकिस्तान इस चीज़ के लिए सीरियस है कि नहीं सीरियस है, इन सबको भी चेक करने के लिए जो पाकिस्तान है उसको ये मतलब पाकिस्तान के साथ ये चीज़ करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, पहली बात जो टेरर फाइनेंसिंग है उसको रोक देना चाहिए और जो भी जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी कहीं ना कहीं से ख़त्म करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है और जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि FATF भी इंक्लूड है, उनको कुछ ऐसे प्रेशर लेके आने चाहिए पाकिस्तान के ऊपर जब तक कि इस्लामाबाद एक तरह से टैंजिबल आउटकम्स ना दिखाने लगे। और एक था एक फ़ाल्स मसीहा जो असाउद्दीन ओवैसी हैं, वो कहते हैं कि मतलब एक तरह से रेमेडी है इंडियन मुस्लिम्स के लिए, कि वो कहते हैं कि जो भी चीज़ें निकल के आ रही हैं इंडिया के मुस्लिम्स के लिए वो किसी डिज़ीज़ से ख़तरनाक कम नहीं है, मतलब ऐसा उन्होंने कहा, ऐसे स्टेटमेंट है। तो ये फॉल्स मसीहा के जैसे बताया जा रहा है। चलिए अब ये आर्टिकल ख़त्म कर लिया, आज का लास्ट आर्टिकल है हमारा ये, नो मिनिस्टर द ट्रेड अग्रीमेंट पिच इज़ फ्लॉट। इसमें ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात हो रही है कि इंडिया ने भी कुछ चीज़ें ज्वाइन नहीं की हैं, जैसे कि RCEP है उसको ज्वाइन नहीं किया है। ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात हो रही है इस आर्टिकल में, ज़्यादा हो गया चलिए फिर देखते हैं अभी हो क्या रहा है। जो भी ट्रेड एग्रीमेंट है हमारे इंडिया के लिए, ऐसा कहा जा रहा है कि वो अपनी पोटेंशियल ग्रोथ को पूरी अच्छी तरह से भुना नहीं पा रहा, उसको कैश नहीं करा पा रहा है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इन सब चीज़ों की वजह से जो पॉलिसी है वो उनमें कुछ ना कुछ एरर आते जा रहे हैं, ऐसा ब्लेम किया जा रहा है। अब जो मिनिस्टर हैं, जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, उनका ऐसा मानना है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक तरह से अकर्ड हुई है ग्लोबलाइजेशन के द्वारा, जो कि एक तरह से गुड नहीं है हमारे इंडिया के आउटकम के लिए। आप अगर देखें, अगर जो पूरा ग्लोबलाइजेशन है उस पे हमारे इंडिया ने कैसे अपनी जो भी इकोनॉमिक सक्सेस है उसको किस तरह से पेड किया है, क्या क्या चीज़ें अदा करी हैं, वो देखते हैं। ऐसा कहा जाता है पहले तो ये कि जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है वो, ठीक है जी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गए हैं इस ट्रेड की वजह से। और दूसरा जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो इंडिया को एक तरह से ओवर डिपेंडेंट बना रहा है इंपोर्ट पे। देखिए जाहिर सी बात है हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ जो है वो कम आ रही है, हमारे यहाँ पे सर्विस सेक्टर ज़्यादा है, हमने एग्रीकल्चर डायरेक्टली सर्विस सेक्टर में आ गए। हमने बीच का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको तो हमने ख़त्म ही कर दिया था प्रोग्रेस के टाइम पे। तो ये जो सेकंड पॉइंट हमने मिस किया है ये कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत कर रहा है हमारी कंट्री के लिए। और दूसरा एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन भी बहुत ही ख़राब है हमारी कंट्री में, आपको भी पता है। और इंडिया क्या है, धीरे धीरे वो इम्पोर्ट पर डिपेंड होता जा रहा है, ये भी हम सबको पता है। देखते हैं अब हमारे इंडिया की कंडीशन क्या थी 1995 से लेकर 2018 के बीच में। इंडिया का जो एक ओवरऑल एक्सपोर्ट ग्रोथ था वो एवरेज था कितना, 13.4% एनुअली। ये डॉलर की बात हो रही है, जो कि एक तरह से थर्ड बेस्ट परफॉर्मेंस था। अब किसके बाद था ये हम आगे देखेंगे। करीब जो पूरा वर्ल्ड का एवरेज ग्रोथ रेट है वो इंडिया से ट्वाइस था लगभग। और इंडिया केवल किसके पीछे था, चाइना के, जो कि एक तरह से पहले नंबर पे आता था। ठीक है जी।
अब जो चैटर्जी और सुब्रमण्यम है, उन्होंने एक पेपर रिलीज़ किया है, उसमें भी ये चीज़ दिखाई गई है कि जो भी एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी ग्रोथ में, वो करीब 3 डिकेड 1990 से बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम इंडिया का एक्सपोर्ट की बात करें तो अभी कुछ सालों में उसने अपनी जो भी उसका मोमेंटम था उसको कहीं ना कहीं खो रखा है। यहाँ पे पीएम मोदी जो है एक अप्रोच, उनकी स्ट्रॉन्ग रुपी की अप्रोच रखते हैं। इसका एक तरह से चीफ कॉज ये है कि जो भी हमारा एक्सपोर्ट है उसको हम क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो स्लो होता जा रहा है, और एक्सपोर्ट जब बढ़ेगा तभी हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रुपी की बात करी जा रही है। ऐसी आगे बढ़ते हैं। अब हम अगर सेक्टोरल कॉजेस की बात करें तो वो क्या है, वो भी देख लेते हैं। पहली बात तो हो रही है कि जो भी हमारे इंडिया का जो भी एक रेपुटेशन है वो डैमेज हो रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कुछ फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स हैं जिनकी अपनी कुछ फ्रॉड उन्होंने किए, जिससे क्या हो रहा है बाकी कंट्रीज़ में हमारी जो एक इमेज है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है। दूसरा, जब करीब 1995 से अगर 2018 के बीच में आप देखें, जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट है वो करीब ग्रो हुआ है 12.1% एवरेज से, करीब ये ट्वाइस है वर्ल्ड के एवरेज से। ये एक, और तीसरी बात ये कि थर्ड बेस्ट परफॉर्मेंस है हमारे वर्ल्ड में, केवल चाइना और वियतनाम के बाद। वियतनाम भी हमसे आगे हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। अगर ये बात करें, जब सब चीज़ें 2012 के बाद से जब चीज़ें धीमी होनी शुरू हो गई थी, जब वर्ल्ड का जो एक्सपोर्ट है वो वर्चुअली फ्लैट हो गया था, इंडिया जो है तब भी एक कंटिन्यू ग्लोबल मार्केट शेयर कर था, इसका गेन काफ़ी अच्छा चल रहा था। एक तरह से ये पूरा का पूरा एक्सपोर्ट ग्रोइंग था करीब 3% के आसपास का। अगर इंडिया का पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये जब 2012 से तब से क्राइसिस में चल रहा है, क्योंकि जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं एरर है उनमें, और जिस तरह से क्या हो रहा है चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। आगे देखते हैं। अब ये फिजिकल ईयर 2006 से लेकर 2012 तक की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी जीडीपी जो है वो ग्रो हुई है करीब 9.5% पर ईयर से। इंडिया का जो ट्रेड ओपननेस है वो एक तरह से पीक पे था, कब, जब हाई ग्रोथ चल रही थी तब। आगे बढ़ते हैं अब। अगर हम ओवरलैप्स की बात करें तो ओवरलैप हो रहा था उस पीरियड में जबकि जो हाईएस्ट मेंबर हमारे इंडियंस के थे वो रिकॉर्ड कर रहे थे हिस्ट्री में एग्जिस्टिंग पॉवर्टी के। हमारे जब पॉवर्टी है तब भी हमारा जो ग्रोथ था, जो एक्सपोर्ट था वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। आप देख लो एक्सपोर्ट कितना ज़्यादा चल रहा है, लेकिन कितना ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, फिर भी जो हमारे इंडिया की कंडीशन है वहाँ पे पॉवर्टी वैसी की वैसी ही है, कुछ खास चेंजेस नहीं आए। एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो भाई गरीबी क्यों नहीं मिट रही है, मुद्दे की बात तो ये है। अगर वहीं हम बात करें कुछ 6 सालों के आसपास की, तो उसमें बात करा गया है क्या, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन हुआ है लगभग 7.4% से। और क्यों? क्योंकि फेजेस ऑफ करप्शन स्कैंडल्स निकल के सामने आए हैं, काफ़ी सेवियर बैंक क्राइसिस निकल के सामने आए हैं, डीमोनेटाइजेशन हुआ है, और इसके साथ ही साथ जो बैडली आपका डिज़ाइन जीएसटी था, इसने भी काफ़ी कुछ दिक्कतें बहुत करी हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। अगर हम बात करें ओपननेस, जो ट्रेड का ओपननेस है वो एक तरह से बहुत ही अच्छा चैनल है हमारे इंडिया के पास, जो जिससे कि हो क्या जनरेट कर सकता है एम्प्लॉयमेंट का पोस्ट कोविड वर्ल्ड के बाद, कोविड के बाद भी एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है हमारे हाउस होल्ड गवर्नमेंट की और बैंक्स की, वो एक तरह से बहुत ज़्यादा वीक है, जिससे क्योंकि वो सब हमारी इकोनॉमी को अब सपोर्ट नहीं कर सकती। 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके बाद हुआ क्या, चाइना ने क्या किया, करीब $140 बिलियन का एक जो क्या है एक्सपोर्ट में लगाया, और क्या किया, अनस्किल लेबर इंटेंसिव सेक्टर को है आगे खड़ा करा, जिसमें इंक्लूड क्या था, अपैरल था, क्लोथिंग था, लेदर था और फुटवेयर था। लेकिन इन सब चीज़ों में हमारा इंडिया पीछे रह गया और अभी भी पीछे ही चल रहा है। इंडिया ने इस अपॉर्चुनिटी का जो है पूरा से क्या किया, एडवांटेज नहीं उठाया था। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है करीब $60 बिलियन है, जो किसका, वो भी लो स्किल एक्सपोर्ट का, जो कि एनुअली लेस देन है कि वो अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स जो है उनको एड्रेस कर सके, इतना कम है। जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला तो कि जो इंडिया का खुद का है, जो 1991 से पहले का जो एक्सपीरियंस था उसके बारे में देखें, जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं उनको थोड़ा सही करने की कोशिश करें, और जो लो ग्रोथ रेट है और भी चीज़ों की उनको भी सही करें। इन सब चीज़ों के लिए पॉलिसी मेकर्स को काम करने की ज़रूरत है। तो हमने तीनों आर्टिकल डिस्कस कर लिए हैं। अब कुछ प्रीलिम फोकस पॉइंट है उनकी बात कर लेते हैं। पहला का इसमें है बाईलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज सिम्बेक्स 20। ये जो है 27th एडिशन अभी होगा इंडिया और सिंगापुर के बीच में। ये कहाँ पे होगा, अंडमान सी में। मतलब जो आपका सिम्बेक्स 20 है ये इंडिया सिंगापुर के बीच में होती है, और ये स्टार्ट की गई थी 1994 में। ये एनुअली बाईलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है
2020 का जो सिम्बेक्स इंडेक्स है, सिम्बेक्स एक्सरसाइज है, वो एक तरह से विटनेस करेगी पार्टिसिपेशन इंडियन नेवी शिप्स, जिसमें इंक्लूड कौन कौन होगा, डिस्ट्रॉयर राना और चेतक हेलीकॉप्टर। आगे बढ़ते हैं। अभी मध्य प्रदेश जो है कंस्ट्रक्ट करने की बात कर रहा है कि उसमें करीब 2000 नए काऊ शेल्टर जो है उनको बनाया जाएगा, और जो सारे के सारे शेल्टर्स होंगे वो गवर्नमेंट जो है उनको नहीं देख रेख करेगी, बल्कि कुछ ना कुछ NGOs भी उनको ऑपरेट करेंगे। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो पहली मीटिंग थी हमारे काऊ कैबिनेट या फिर गऊ कैबिनेट की, उसके बाद ये अनाउंसमेंट की गई है MP के द्वारा। 23 एंटी स्मॉग गन्स इंस्टॉल्ड अक्रॉस दिल्ली, जो युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध करके है ये टाइटल, तो ये इंस्टॉल किए गए हैं दिल्ली में। ये किसके द्वारा इंस्टॉल किए गए हैं, PWD वर्कर्स के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है MOES, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इंडिया टू लॉन्च डीप सी मिशन। ये इससे होगा क्या, जो भी मिनरल्स एक्सप्लोरेशन होगा, एनर्जी और मरीन डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा स्टेप है। हर घर नल योजना की बात चल रही है। ये लाया जाए कहाँ पे, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, विंध्या रीजन वाले जो कि यूपी में हैं। लास्ट आर्टिकल है ये, पेरिस डील, इंडिया ओनली G20 नेशन ऑन ट्रैक, मतलब इंडिया इकलौता ऐसा G20 नेशन है जो कि ट्रैक पे है, जो कि वो भी कौन से ट्रैक पे, ये प्रॉमिस हुआ था 2015 में पेरिस अग्रीमेंट के बीच की, जो भी है आपका 2 डिग्री सेल्सियस का पूरा होना चाहिए, उसमें इंडिया जो है सबसे आगे है, कि इकलौता इंडिया ही है जिसने ये चीज़ करके दिखाई है। तो चलिए, हमने पूरा द हिंदू डिस्कस कर लिया है, एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा। कुछ इंप्रूवमेंट, कोई सजेशन, बहुत बहुत स्वागत है इन सबका। और कल से आपको आर्टिकल बहुत टाइम पे मिलेगा, मतलब प्रॉपर टाइम पे मिलेगा। आज लेट हो गया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। थैंक यू।